हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR जी की। दोस्तों, आज आपका पार्ट नंबर 4 है। SSC MTS के एग्ज़ाम दोस्तों चल रही है। और दोस्तों, मैंने आपके लिए टोटल 30 पार्ट बनाए थे, आपको मैंने बताया भी था। दोस्तों 30 पार्ट आप देखेंगे तो दोस्तों 10 या 15 नंबर आपके पक्के हैं। जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इन 30 पार्ट्स को जरूर देखें। साथ ही दोस्तों एग्ज़ाम रिव्यू, एग्ज़ाम एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4 का कि भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान के निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय में छूट दी जाती है। दोस्तों किसी भी प्रकार किसी भी कारणवश किसी व्यक्ति को दोस्तों पकड़ लिया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और दोस्तों जो अधिकारी होता है दोस्तों पुलिस से अधिकारी, वो जहाँ से पकड़ता है उस व्यक्ति को वहाँ से लेकर और दोस्तों मजिस्ट्रेट की ऑफिस तक दोस्तों जितना समय लगता है उस समय की दोस्तों छूट दी जाती है। दोस्तों कितने समय की बात की जा रही है, तो कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तो दोस्तों 24 घंटे, 36 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे। तो दोस्तों 24 घंटे के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को जो पकड़े हुए जो व्यक्ति है दोस्तों उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और दोस्तों जो भी समय लगता है बीच स्थान पर तो उससे दोस्तों छूट दी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में ली गई और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक की यात्रा का समय लगे समय में छूट दी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना है, परिकल्पना में से किसके द्वारा की गई है। दोस्तों मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन है, एक परियोजना है। इसका जो शुरुआत किसने की गई थी या किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन अंत्योदय नामक एक परियोजना शुरू की गई थी। और दोस्तों हम व्याख्या की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी व्याख्या के बारे में बताया गया। दोस्तों व्याख्या के तौर पर हम जानते हैं मिशन अंत्योदय नामक परियोजना की परिकल्पना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। मिशन अंत्योदय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार के जीवन और बदलाव और आजीविका के लिए एक परियोजना है। पूछा भी जा सकता है कि ग्रामीण जो मिशन अंत्योदय है योजना, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य यही है कि गरीब परिवार के जीवन में बदलाव लाना और आजीविका के लिए एक परियोजना है। इस योजना का आरंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। अंत्योदय मिशन योजना का उद्देश्य है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने को सुनिश्चित करना। क्या है दोस्तों उद्देश्य, कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किससे मार्च 2020 में तीसरे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष की श्रेणी में हॉकी इंडिया ध्रुव पात्रा पुरस्कार जीता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों मार्च 2020 में तीसरे वार्षिक जो हॉकी इंडियन पुरस्कारों में से दोस्तों जो हॉकी इंडिया ध्रुव पात्रा पुरस्कार है ये किसने जीता था। तो PR श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह और मनप्रीत सिंह। तो दोस्तों 2020 का जो दोस्तों हॉकी इंडिया ध्रुव पात्रा पुरस्कार है ये जीता था मनप्रीत सिंह ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दोस्तों व्याख्या की हम बात करते हैं। मनप्रीत सिंह ने मार्च 2020 में तीसरे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार उसमें प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष की श्रेणी में हॉकी इंडिया ध्रुव पात्रा पुरस्कार जीता था। महिला श्रेणी में यह पुरस्कार रानी रामपाल ने जीता था। तो दोस्तों यदि महिला की बात कर ली जाती है कि मार्च 2020 में किस महिला ने ध्रुव पात्रा पुरस्कार जीता था हॉकी इंडिया में, तो दोस्तों है रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म भूषण
2020 के प्राप्तकर्ताओं में से एक जगदीश सेठ को निम्न में से किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों जो पद्म भूषण है दोस्तों जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि दोस्तों पद्म भूषण ऐसे नहीं पूछे जा रहे कि जो व्यक्ति पूछे जा रहे हैं और व्यक्ति को किस उद्देश्य के लिए दोस्तों पद्म भूषण दिया गया था ये पूछा जा रहा है, तो जरूर देखना। दोस्तों जगदीश सेठ को सार्वजनिक मामले, साहित्य, शिक्षा, कला और व्यापार उद्योग। तो दोस्तों जगदीश सेठ को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों हम व्याख्या देखते हैं कि पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ताओं में से एक जगदीश सेठ भी है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2020 में 16 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूछा भी जा सकता है 2020 में कितने लोगों को, 16 लोगों को, क्योंकि दोस्तों 2021 का करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसलिए दोस्तों 2020 और 2021 का करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही दोस्तों जो कौन क्या कब ये भी दोस्तों पूछा जा रहा है आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। तो तीसरा सर्वोच्च सम्मान भी पूछा जा सकता है, तो पद्म भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। तो लाहो नृत्य, थोरा नृत्य, रंप नृत्य और नाट्य नृत्य। तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में जो प्रचलित नृत्य है वह दोस्तों नाटो नृत्य है, नाट्य नृत्य। सॉरी दोस्तों व्याख्या की हम बात करते हैं नाट्य नृत्य। नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में ढोलक, करनाल, रणसिंगा, बांसुरी, शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। नाट्य नृत्य में महिलाएं घर के आंगन की लिपाई करते हुए नृत्य करती है और खुशी जाहिर करती है कि यह लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश की समृद्ध पारंपरिक लोक कला को प्रदर्शित करता है। यह एक सामूहिक नृत्य प्रदर्शन कला को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप जरूर पढ़ के जाना कि नृत्य से संबंधित दोस्तों दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों सितार वादक से संबंधित कौन है, वादक से संबंधित कौन है, शहनाई वादक से संबंधित कौन है, ऐसे प्रश्न भी बहुत से पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों जरूर पढ़ के जाना। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, निम्न में से किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लोथल दोस्तों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। दोस्तों हम बात करते हैं लोथल जो कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक प्रचलित स्थल भी माना जाता है लोथल को। लोथल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं व्याख्या सहित कि लोथल में क्या क्या मिला और क्या जानकारी मिलती है दोस्तों। तो व्याख्या सहित हम बात करते हैं। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाही शहर है, पूछा जा सकता है, जो गुजरात में स्थित है। लोथल के अहमदाबाद जिले में भोगा नदी किनारे स्थित है। और लोथल है ये जो गुजरात के अहमदानगर शहर है वहाँ पे दोस्तों भोगा नदी पर लोथल स्थित है। लोथल की खोज एस राव ने की थी। लोथल से गोदी या बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ फारस के मोहरे, हाथी दांत का पैमाना आदि की प्राप्ति हुई है। पूछा भी जा सकता है कि फारस के मोहरे, हाथी दांत का पैमाना सिंधु घाटी सभ्यता की किस प्राचीन सभ्यता से मिलता है, ये भी पूछा सकता है, तो लोथल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन, दोस्तों 86वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों हम बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों दर्जा मिला था, संवैधानिक दर्जा मिला था। और दोस्तों एक होता है दोस्तों शहरी, और शहरी की बात आ जाती है तो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन के तहत जो शहरीगण होता है दोस्तों उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं को बारे में व्याख्या सहित, बहुत ही अच्छी व्याख्या दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी। इस योजना या पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आंध्र प्रदेश में ये योजना 1 नवंबर 1969 को लागू हुई थी। भारत में पूछा जाता है तो ये हुई थी 1959 को। और जबकि दोस्तों यदि पूछा जा सकता है आंध्र प्रदेश में तो ये 1 नवंबर 2019 को 1959 को हुई थी। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आंध्र प्रदेश की भाषाई के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो है दोस्तों
आंध्र प्रदेश। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। मायोपिया जरा दृष्टि, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, दृष्टि। दोस्तों मायोपिया एक निकट दृष्टि दोष का अन्य नाम है दोस्तों। जरा दृष्टि, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। निकट दृष्टि के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं जो कि दोस्तों पूछी भी जाती है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को कहा जाता है। निकट दृष्टि दोस्तों को दूर करने के लिए दूरी देखने में कठिनाई होती है। अवतल लेंस के उपयोग से निकट दृष्टि दोष को सुधारा जा सकता है और दूरदृष्टि दोष को दोस्तों उत्तल लेंस से सुधारा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मंडाई महोत्सव दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध महोत्सव है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मंडाई महोत्सव के बारे में व्याख्या से हम बात करते हैं दोस्तों। मंडाई महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ये एक आदिवासी त्यौहार है। पूछा भी जा सकता है मंडाई जो महोत्सव है दोस्तों किसी प्रकार का त्यौहार है, आदिवासी त्यौहार है जिसमें देवी दंतेश्वर की पूजा की जाती है। जो मंडाई महोत्सव है दोस्तों देवी दंतेश्वर की पूजा की जाती है। यहाँ गौड़ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो किस जनजाति द्वारा? गौड़ जनजाति द्वारा। करम उत्सव झारखंड। पूछा भी जा सकता है कि करम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो झारखंड में करम झारखंड होता है। और राजा परबा उड़ीसा का एक प्रमुख महोत्सव है। करम महोत्सव पूछा भी जा सकता है दोस्तों। रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो महोत्सव है बहुत से पूछे जा रहे हैं। तो करम महोत्सव उत्तराखंड इनकी दोस्तों वो झारखंड में और जो राजा प्रभा है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होम रूल आंदोलन निम्न में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों 1915, 1917, 1914, 1916। होम रूल आंदोलन दोस्तों ये शुरू किया गया था 1916 में। 1916 में होम रूल आंदोलन की स्थापना हुई थी। और दोस्तों हम बात करते हैं होम रूल आंदोलन के बारे में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में बेलगांव यानी कि जिसे बोलते हैं पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो वो तो पूछा भी जा सकता है कि किसने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ की थी? तो बेलगांव यानी कि पूना में की थी। कब की थी? अप्रैल 1916 में। सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की थी। यदि यहाँ पर पूछा रहा दोस्तों होम रूल और अखिल भारतीय होम रूल की बात की जाती है तो ये की थी एनी बेसेंट ने। कब की थी? 1916 में। इस लीग का मुख्यालय अडियारा मद्रास में। तो दोस्तों अखिल भारतीय जो होम रूल है इसका मुख्यालय अडियारा मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अनार्की द रिलिटलेंट्स राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है। बहुत ही अच्छा है। सुमित सरकार, शशि थरूर, विलियम डेल रिम्पल और सोसाना जुबाक। तो दोस्तों द अनार्का द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लेखक है दोस्तों वह विलियम डेल रिम्पल। बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों, पूछी भी जा सकती है। तो दोस्तों हम व्याख्या से हम बात करते हैं। द अनारिका द रिलेटलेंट्स राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के लेखक विलियम डेल रिम्पल है। विलियम डेल रिम्पल एक ब्रिटिश लेखक है। विलियम डेल रिम्पल पुस्तक भारतीय इतिहास के मध्यकाल और आधुनिक इतिहास के खंडों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसे बोलते हैं किशोर योजना के तहत बैंक ऋण की अधिकतम स्वीकृति राशि कौन सी है। दोस्तों जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है दोस्तों इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। और दोस्तों तीनों प्रकार के लोनों में कितनी कितनी राशि दी जाती है। दोस्तों ये बहुत से कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। किशोर योजना के तहत कितना लोन दिया जाता है, तरुण योजना के तहत कितना ही लोन दिया जाता है, इस प्रकार पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो किशोर योजना के लोन की हम बात करें तो 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं तीनों ही कहते हैं दोस्तों कितने छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। कब की थी मुद्रा योजना की? 2015 में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। इसके 3 प्रकार होते हैं। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। पूछा भी जा सकता है कि जो मुद्रा योजना है उसमें शिशु के लिए कितना लोन दिया जाता है। तो 50,000 रुपये दिए जाते हैं। और जो हमारा होता है तरुण योजना जो दूसरा लोन होता है वो होता है तरुण लोन। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के बीच का लोन दिया जाता है तरुण लोन में। और दोस्तों किशोर के अंतर्गत 5,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाली पारंपरिक दृष्टिकोण से इतर ले गए हैं, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रताओं और अधिकारों पर जोर दिया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों
वो दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वो दिया गया था अमर्त्य सेन के द्वारा। क्योंकि दोस्तों अमर्त्य सेन को दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। और दोस्तों इन्होंने जोर दिया था समानता और स्वतंत्रता पर। दोस्तों हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के विषयों को आयवर्ती उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले को पारंपरिक दृष्टिकोण से हटाकर व्यक्तिगत अधिकार, क्षमताओं, स्वतंत्रताओं और अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया। उन्होंने लोक कल्याणवादी अर्थशास्त्र के अंतर्गत गरीब और भूखमरी पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुंदरवन डेल्टा नदियों निर्मित है तो किन नदियों के द्वारा सुंदरवन डेल्टा निर्मित होता है दोस्तों? तो वो होता है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा निर्मित होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हम बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। इस डेल्टा क्षेत्र में मेत्रावा वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों जो सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पर दोस्तों मेत्रावा नाम का एक वनस्पति पाया जाता है। बंगाल टाइगर इन्हीं डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो बंगाल टाइगर तो सुंदरवन डेल्टा यह भारतीय पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा पूछा जाता है बांग्लादेश में स्थित है और पश्चिमी बंगाल में। तो यह है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, वो कह दिया था 1813 का चार्ट अधिनियम। 1813 के चार्ट अधिनियम के तहत भारत सरकार के साथ के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों। 1813 के चार्ट अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यद्यपि इनका एकाधिकार चीनी तथा चाय के व्यापार में बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने मार्च 2020 में अपने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 महिला विश्व कप खिताब को बरकरार रखा? दोस्तों भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दोस्तों चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में अपने आईसीसी T20 महिला विश्व कप खिताब जीतकर बरकरार रखा था। ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2020 में अपने आईसीसी T20 सातवां संस्करण महिला विश्व कप के खिताब को बरकरार रखा। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 85 रन से भारत को हराकर यह खिताब हासिल किया। मैन ऑफ द मैच सीरीज ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी रही थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया? दोस्तों ये भी पूछा जाता है दोस्तों, विधानसभा के लिए किसे नामित किया गया, राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया, लोकसभा के द्वारा किसे नामित किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा। और दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सीटें क्या है, विधानसभा की अधिकतम सीटें क्या है? दोस्तों विधानसभा की अधिकतम सीटें के बारे में पूछ लिया गया है। दोस्तों विधानसभा की अधिकतम सीटें 5 से और न्यूनतम सीटें की बात करते हैं दोस्तों 7 है। और दोस्तों जो रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति हैं जिसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया था वे थे दोस्तों रंजन गोगोई। रंजन गोगोई के बारे में थोड़ा डिटेल से हम बात करते हैं। रंजन गोगोई को मार्च 2020 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया। रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे देव और पूर्वोत्तर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग होता है? तो दोस्तों प्रत्येक किलोग्राम पर जो दोस्तों पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोस्तों 10 न्यूटन होता है। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 10 न्यूटन होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो पदार्थों के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल होता है। न्यूटन ने अध्ययन से प्रमाणित किया कि गुरुत्वाकर्षण हर वस्तु में उपस्थित होता है। दोस्तों न्यूटन ने अध्ययन के माध्यम से कहा है कि किसी भी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण हर वस्तु में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कि किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन करना ही ऊर्ध्वपतन कहलाता है। ऊर्ध्वपतन एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था में सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन कर देती है। जैसे कपूर ठोस अवस्था में से गैस अवस्था में बदल जाता है। तो दोस्तों कपूर की प्रक्रिया एक ऊर्ध्वपतन प्रक्रिया दोस्तों ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म संहिता आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्य के लिए कर्तव्य और दायित्व की सूची बनाई गई थी। तो दोस्तों बृहद संहिता एक पुस्तक है और ये किसने लिखी थी दोस्तों, तो ये बृहद संहिता लिखी थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जिसमें दोस्तों समाज के सदस्य के लिए कर्तव्य और दायित्व की सूची बनाई गई थी। दोस्तों हम बात करते हैं डिटेल से। देवेंद्र नाथ टैगोर ने बृहद संहिता लिखी थी जो कि बृहद समाज का आस्था का कथन था और इसमें समाज के सदस्य के लिए कर्तव्य और दायित्व की सूची बनाई गई। बृहद समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। और दोस्तों बृहद समाज की स्थापना की हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण है। तो किस इबोला रोग किसके कारण होता है दोस्तों, रोग भी पूछे जाते हैं दोस्तों। जीवाणु के कारण होने वाला रोग, दोस्तों पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि दाद किसके कारण होता है, तो दोस्तों एक कवक के कारण होने वाला रोग है, इस प्रकार पूछा गया था। तो दोस्तों जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और विषाणु। तो दोस्तों इबोला रोग है ये दोस्तों विषाणु के कारण होता है। दोस्तों हम विषाणु के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। इबोला रोग विषाणु के कारण होने वाला एक रोग है। इबोला वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी, जिसको बोलते हैं कांगो लोकतंत्र गणराज्य के पास स्थित गांव में हुई। इबोला नदी का 1976 में हुई थी इबोला वायरस की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना एक्सप्रेस निम्न में से किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है। दोस्तों लखनऊ इलाहाबाद, दिल्ली जयपुर, ग्रेट नोएडा आगरा और आगरा पानीपत। तो दोस्तों जो यमुना एक्सप्रेस है दोस्तों ये ग्रेट नोएडा और आगरा को आपस में जोड़ती है। दोस्तों हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेस के बारे में। तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेस ग्रेट नोएडा और आगरा को जोड़ती है। यमुना एक्सप्रेस में 165 किलोमीटर लंबी है। 9 अगस्त 2012 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों जो यमुना एक्सप्रेस है तो 9 अगस्त 2012 को दोस्तों यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी ने इसका उद्घाटन किया था। और दोस्तों इसकी जो लंबी है दोस्तों ये 165 किलोमीटर लंबी है यमुना एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन की 3 परमाणुओं वाले एक अणु पाया जाता है। ये एक परत बनाता है जिसे नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वायुमंडल की ऊपरी परत दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु अणु पाए जाते हैं, ये एक परत बनाता है जिसे दोस्तों ओजोन मंडल कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसकी डिटेल से। वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है। ये एक परत बनाता है जिसे ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। ओजोन सूर्य की उच्च आवृत्ति वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है। दोस्तों जहाँ तक अवशोषित इसलिए कर लेता है दोस्तों ये पृथ्वी तक नहीं पहुँचता है। और दोस्तों यदि परावैंगनिक किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुँच जाती है दोस्तों हमारा त्वचा कैंसर होने की संभावना रहती है। और उसका रासायनिक सूत्र होता है ओ। दोस्तों ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र था ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैंने टॉप 30 प्रैक्टिस सेट बनाए दोस्तों, ज़रूर देख के जाना दोस्तों। दोस्तों आपके 10 या 15 नंबर पक्के हैं दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। दोस्तों साथ ही एग्जाम एनालिसिस देखना अगर चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो 24वां क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्न में से किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों पीर पंजाल, काराकोरम श्रेणी, जांस्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। दोस्तों जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों दुनिया की वह K2 और दोस्तों यह आती है दोस्तों काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत। दोस्तों हम बात कर लेते हैं K2 के बारे में। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर आती है। काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों भारत, पाकिस्तान और चीन है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, बैक बोन ऑफ हाई एशिया, क्योंकि दोस्तों जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है दोस्तों इसका जो विस्तार है ये भारत, पाकिस्तान और चाइना के अंतर्गत है। और जो काराकोरम जो श्रेणी है दोस्तों इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।